हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड लेक्चरर केमिस्ट्री पेपर 2018। उत्तराखंड लेक्चरर केमिस्ट्री पेपर 2018 जिसमें अभी तक हमने 1 to 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। 1 to 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आप सभी लोग प्ले लिस्ट में जाकर उन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को देखें और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 to 67। क्वेश्चन नंबर 61 to 67 आज हम इन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हमारे ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ हमारे 67 तक क्वेश्चन हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के थे। अब इसके बाद हमारे 68 से 100 तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, उनको हम अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिएक्शन, यहाँ पे हमारे एसीटोन था, इसका रिप्रेजेंटेशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे रिएक्शन थी हमारी CH3CO CH3 प्लस I2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट H2O, और यहाँ पे था हमारा CH3CO CH2I प्लस HI। हमको ये बताना है कि हमको जो हमको रिएक्शन दिए, हमको ये बताना है कि ये वाली रिएक्शन कौन से ऑर्डर को फॉलो कर रही है विथ रेस्पेक्ट टू आई कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में हमको ये वाले रिएक्शन को बताना है कि कौन सी रिएक्शन कौन से ऑर्डर को फॉलो कर रही है। तो स्टूडेंट, जो भी रिएक्शन हमारी फोटोकेमिकल के प्रेजेंस में होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है जो भी हमारी, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट, जो भी रिएक्शन हमारे होते हैं वो सभी रिएक्शन हमारे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। वो सभी रिएक्शन हमारे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर ए। देखो, जो भी हमारी फोटोकेमिकल वाली रिएक्शन होंगी वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेंगी, और जितने भी हमारे डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन होंगी, जितने भी हमारे डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन होंगी वो भी क्या करते हैं? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। और एंजाइम कैटालिसिस वाले रिएक्शन भी हमारे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में एनसीईआरटी में 4 एग्जाम्पल हैं, आप उनको याद कर लेना। सबसे फर्स्ट में उसमें फोटोकेमिकल वाली रिएक्शन दी है, जैसे H2 प्लस I2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये देता हमारे 2HI, ये हो गया हमारे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। उसके बाद हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो भी हमारे मेटल सरफेस पे होते हैं। हाँ, इस रिएक्शन की एक ट्रिक ये भी है कि जो भी हमारी रिएक्शन मेटल के सरफेस पे होते हैं वो भी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। जैसे जब हम अमोनिया का डिकम्पोजिशन करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनियम या टंगस्टन, तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है N2 प्लस 3H2। तो यहाँ पे देखो, मेटल के सरफेस पे अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है, अमोनिया गैस का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो ये भी हमारे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। और जितने भी हमारे एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन होती हैं ये भी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। और फर्स्ट ऑर्डर में कौन सी आती है हमारी? फर्स्ट ऑर्डर में जितने भी हमारे रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती हैं वो सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में फॉलो करती हैं। और फर्स्ट ऑर्डर में हमारे कौन कौन से आते हैं? एक तो हमारे जितने भी हमारे रेडियो एक्टिव रिएक्शन होते हैं वो सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। और जितने भी हमारे ग्रोथ और डीके वाली रिएक्शन होती हैं वो भी हमारे सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। और जब हम एस्टर का एसिटिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, वो भी हमारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। कौन से? जब हम एस्टर का एसिटिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो भी हमारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। और ये 4-5 एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में दिए हैं, उनको आपको उन सभी को आप याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, यानी कौन से ऑर्डर को शो कर रहा है। ठीक है, इसमें बताया मैंने, एक तो जितने भी हमारे रेडियो एक्टिव होती है वो वाली, और दूसरा ग्रोथ एंड डीके वाली, और तीसरा हमारा एसिटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एक और इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। जब हम केन शुगर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें इसके 2 प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं। एक को बोलते हैं हम ग्लूकोज और एक को बोलते हैं हम फ्रुक्टोज। ये दोनों क्या होते हैं? हमारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, जो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है। ठीक है, उसके बाद था हमारा डिकम्पोजिशन
नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड जैसे N2O5, N2O5 का जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमें ऑप्टेंट होता है NO2 प्लस O2। ये भी हमारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। एक और इम्पोर्टेंट है इसमें, वो आता है हमारा N2O5, इसका डिसोसिएशन होता है। हाँ, डिसोसिएशन ऑफ N2O5। एक रिएक्शन और है इसमें, डिसोसिएशन ऑफ H2O2, डिसोसिएशन ऑफ H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब हम इसका डिसोसिएशन करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंट होता है वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस। ये सभी क्या है, हमारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। कौन से हमारी रेडियो एक्टिव, ग्रोथ एंड डिके, और उसके बाद हो गया ग्रोथ एंड डिके ऑफ बैक्टीरिया। जो भी हमारा बैक्टीरिया का ग्रोथ और डिके होता है वो सभी हमारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। उसके बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, जब हम एस्टर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो भी हमारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। और इन्वर्जन ऑफ केन शुगर एंड जब हम नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का डिसोसिएशन करते हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी डिसोसिएशन करते हैं तो ये सभी हमारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन कोलाइड पार्टिकल इज डिटरमाइंड बाई। क्योंकि जो कोलाइड पार्टिकल होते हैं, कोलाइड सॉल्यूशन, वो चार्ज वाले पार्टिकल होते हैं, उसमें नेगेटिव सोल और पॉजिटिव सोल होते हैं। तो उसमें जो कोलाइड पार्टिकल में उनका जो मूवमेंट होता है उसका मेन कारण होता है हमारा, उसका मेन रीजन हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस इसका राइट आंसर है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन गैस एट ए गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस, एट ए गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस ऑफ डेट ऑफ एन अननोन गैस, द मोलर मास ऑफ द अननोन गैस। हमको ये बताना है कि हमको एक गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया है और हमको जो अननोन गैस है उसका मोलर मास निकालना है, उसका मोलर मास निकालना है। ये हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन से क्वेश्चन, रेट ऑफ डिफ्यूजन से क्वेश्चन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास, स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास। ये हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला। इससे हमको जो अननोन मॉलिक्यूल है उसका मोलर मास निकालना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे देखा क्वेश्चन में दिया है हमको रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन गैस, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन गैस। सपोज ये हमारे ऑक्सीजन गैस का रेट, और हमसे यहाँ पे पूछ रहा है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन गैस एट ए गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस ऑफ डेट ऑफ अननोन गैस। सपोज कोई अननोन गैस है, अननोन गैस हमारी सपोज एक्स गैस है अननोन, और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन गैस का वो अननोन गैस का क्या हमारा दुगुना है, यानी ट्वाइस है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 गैस, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 गैस एट ए गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन गैस का वो अननोन गैस का ट्वाइस है, यानी दो गुना है। तो हमको बताना है मोलर मास ऑफ द अननोन गैस। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखो यहाँ पे, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 प्लस M2 प्लस M1। सपोज हमारा रेट यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट में और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के, तो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आते हैं। ठीक, तो इस फॉर्मूला में हम इसकी वैल्यू को पुट करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखो RO2 यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस इज इक्वल टू, ये क्या हमारा 2/1। ये तो हो गया हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ, रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन ऑक्सीजन गैस डिवाइड बाई रेट ऑफ अननोन गैस इज इक्वल टू अंडर रूट, और इसको डाटा हम रिएक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे देखो रेट ऑफ O2 अपॉन रेट ऑफ अननोन गैस इज इक्वल टू, क्योंकि ऑक्सीजन गैस इसके इन्वर्सली में आएगी, यानी तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एंड मोलर मास ऑफ अननोन गैस। ठीक है, आपको इस फॉर्मूला में इस वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पे देखो 2/1 इक्वल टू अंडर रूट, और हमको MX2 को फाइंड आउट करना है, और MX2 को फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है हमको मोलर मास ऑफ O2। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है हमारा 22, ऑक्सीजन का कितना होता है हमारा मोलर मास
32 ऑक्सीजन का मोलर मास होता है हमारा, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 32। तो यहाँ पे हम 32 पुट करेंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से अननोन गैस का मोलर मास को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखो हमको स्क्वायर रूट को हटाना है, तो यहाँ पे दोनों स्क्वायर करेंगे हम, इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ अननोन गैस अपॉन 22। तो जब हम इसको ओपन अप करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4 इंटू, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 32 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ Xa2। तो मोलर मास ऑफ Xa2 इज इक्वल टू, जब हम 4 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी वैल्यू आएगी हमारी 128। ये क्या होगा इसका मोलर मास ऑफ अननोन गैस। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या करना पड़ता है, देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन में, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास, स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास। और अगर हम दो गैसों का कंपेरिजन करना पड़ता है तो उसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं हम R1/R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ M2 और मोलर मास ऑफ N1, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो वांडरवाल कांस्टेंट है B4CH4 SO2। हमको 4 गैसें दी हैं, इनकी वैल्यू यहाँ पे दी है और हमको बताने की इसमें से कौन सी गैस लीस्ट कंप्रेसिबल होगी, यानी कौन सी गैस का कंप्रेसिबल सबसे कम होगा, उसको हमको बताना है। तो कल मैंने वांडरवाल गैस इक्वेशन बताए थे आपको, P + A(n²/V²) और V - NV इज इक्वल टू nRT। और मैंने ये बताया था कि जो इसमें A और V है, ये क्या हमारे वांडरवाल कांस्टेंट है। A और B क्या होते हैं हमारे वांडरवाल कांस्टेंट है। A हमारा रिप्रेजेंट करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और B रिप्रेजेंट करता है हमारा साइज या वॉल्यूम। और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जितना हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी मॉलिक्यूल का जितना ज़्यादा होगा और उसका लिक्विफिकेशन यानी लिक्विफिकेशन ऑफ गैस भी क्या होगा हमारा उतना ही ज़्यादा होगा। और जब हमारा मॉलिक्यूल का साइज या वॉल्यूम जितना कम होगा, उसका लिक्विफिकेशन भी क्या होगा हमारा उतना ही ज़्यादा होगा। तो आपको क्या करना है, ए क्या डिनोट करता है हमारा, ए डिनोट करता है हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, गैस का लिक्विफिकेशन उतना ही ज़्यादा होगा। लिक्विफिकेशन क्या होता है, जब हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन। तो यहाँ पे देखो हमको ए की वैल्यू को क्या करना है, ज़्यादा करना है, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस भी उतना ही ज़्यादा होगा। और ये तो वांडरवाल कांस्टेंट ए और दूसरा हमारा वांडरवाल कांस्टेंट बी। तो बी क्या रिप्रेजेंट करता है वांडरवाल कांस्टेंट का, वो करता है हमारा साइज या वॉल्यूम। साइज जितना छोटा होगा लिक्विफिकेशन ऑफ गैस भी हमारी उतनी ही ज़्यादा होगी। और साइज जितना ज़्यादा होगा और लिक्विफिकेशन ऑफ गैस उतना कम होगा। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये तो क्या है, दोनों प्रोपोर्शनल हैं, यानी इसमें भी बढ़ा तो इसमें भी बढ़ा है। और जो बी में है, अगर बी साइज बढ़ेगा तो लिक्विफिकेशन घटेगा और साइज घटेगा तो लिक्विफिकेशन बढ़ेगा। हमको बताना है 4 वैल्यू के अलग अलग, जो हमको 4 कंपाउंड दिए हैं, इनकी अलग अलग वैल्यू दी है और हमको बताना है कि इसमें से लीस्ट कंप्रेसिबल गैस कौन सी है। विद द रेस्पेक्ट ऑफ बी के रेस्पेक्ट में बताना है, ठीक है, ए के रेस्पेक्ट में नहीं। बी क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा साइज या वॉल्यूम। जिस भी गैस का हमारा साइज ज़्यादा होगा, जिस भी गैस का हमारा वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा, वही गैस सबसे क्या होगी हमारी लीस्ट कंप्रेसिबल। तो यहाँ पे देखो CH4 की वैल्यू हमारी ये वाली और SO2 की वैल्यू ये वाली और C2H4 की ये और C2H6 की ये वाली। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा वैल्यू हमारी C2H6 की आ रही है। C2H6 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 0.0638। तो इसकी ये वैल्यू क्या हमारी सबसे ज़्यादा है, यानी वॉल्यूम का साइज सबसे ज़्यादा यहीं पे हो रहा है। तो सबसे कम कंप्रेसिबल कौन सी गैस होती है, सबसे कम भी कंप्रेसिबल यही वाली गैस होगी। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको ए और बी को देखना है। ए क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, वो बता दिया मैंने, और जो बी है वो साइज और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। जितना हमारा साइज या वॉल्यूम ज़्यादा होगा,
लिक्विफिकेशन ऑफ गैस भी उतना ही कम होगा। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ ऑफ ए रिएक्शन बिकम हाफ। जो टी हाफ है उसका रिएक्शन क्या हो रहा है, हाफ हो जा रहा है जब हम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को क्या कर रहे हैं, हम डबल कर रहे हैं। जब हम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल कर रहे हैं तो हमको बताना है कि ये कौन से ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो टी हाफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर तो डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि जो टी हाफ होता है उसकी वैल्यू होता है हमारी 0.693/K। तो यहाँ पे कहीं भी इनिशियल कंसंट्रेशन यानी ए नॉट नहीं आ रहा है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर है वो तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। और जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होता है उसके लिए जो वैल्यू होती है हमारी टी हाफ इज इक्वल टू A0/2K। यहाँ पे देखो हमको इनिशियल, यहाँ पे देखो हमको टी हाफ को क्या करना है, हाफ करना है, यानी 1/2 टी हाफ। तो 1/2 को जब हम टी हाफ करेंगे, हाँ जब हम टी हाफ को हाफ करेंगे, जब हम टी हाफ को यानी हाफ लाइफ को हाफ करेंगे तो उसका जो कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, हमारा डबल होना चाहिए। सपोज हमने यहाँ पे इसको हाफ कर लिया, अगर हम इसका इनिशियल कंसंट्रेशन डबल करेंगे A/2K, तो ये क्या रहा, ये तो डबल हो नहीं रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। तो अब देखेंगे हम हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सेकंड ऑर्डर, उसका फॉर्मूला होता है हमारा सेकंड ऑर्डर के लिए टी हाफ इज इक्वल टू 1 उसका जो उसका फॉर्मूला होता है हमारा टी हाफ इज इक्वल टू 1/A0K। A0K। यहाँ पे देखो जैसे हम टी हाफ को हाफ करेंगे, जैसे हम टी हाफ को हाफ करेंगे और तो ये जो इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है हमारा दुगना हो जा रहा है, यानी डबल हो जा रहा है। तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे हम इसके टी हाफ को हाफ करेंगे तो इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। आपको इसमें फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और इसमें ट्रिक भी काम करती है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ pH 5 इज डाइल्यूटेड 100 टाइम, pH ऑफ द सॉल्यूशन वुड बी। हमको बताना है कि हमको एक सॉल्यूशन का pH दिया है जो 5 है, अगर हम उसको डाइल्यूट करते हैं तो उसके बाद उसके pH में क्या डिफरेंस आएगा, और हमको लास्ट में सॉल्यूशन का pH बताना है, सॉल्यूशन का pH बताना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले गिवन pH क्या है हमारा 5, pH क्या है हमारा 5। तो हम जानते हैं कि pH इज इक्वल टू -log H+। यहाँ पे pH की वैल्यू हमारी 5 इज इक्वल टू -log H+। तो यहाँ पे H+ की कंसनट्रेशन क्या आएगी हमारी, H+ इज इक्वल टू 10⁻⁵। एक तो हमारे H+ की कंसनट्रेशन यहाँ पे आएगी हमारी 10⁻⁵। और जैसे हम उसको 1000 टाइम डाइल्यूट करेंगे, जैसे हम उसको 1000 टाइम डाइल्यूट करेंगे तो उसके हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डाइल्यूशन में से क्या होता है, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। जितना ज़्यादा आप डाइल्यूट करोगे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये तो हो गया हमारा जब pH हमारा 5 था, उसके बाद हमने उसको क्या किया, डाइल्यूट किया, कितना किया, 1000 टाइम। तो यहाँ पे देखो जब हम इसका हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन लिखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 10⁻⁵ प्लस 10 ये भी ऊपर जाएगा तो ये हो गया 10⁻⁻3। 10⁻⁻3 जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 10⁻⁸। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन कितनी आ गई हमारी 10⁻⁸। और जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन देखो, और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन 10⁸ आ गई, बट हमारा जो सॉल्यूशन में क्या होगा हमारा, सॉल्यूशन में हमारा वाटर मॉलिक्यूल भी होंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल में उसका कंसनट्रेशन कितना होता है हाइड्रोजन आयन का, इन वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन कितना होता है उसका हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन होता है हमारा 10⁻⁷। तो अब यहाँ पे देखो टोटल हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन कितने हो गए हमारे, टोटल हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁸, ये जो हमारा ऊपर वाला है सॉल्यूशन से आया pH और डाइल्यूट करके, और वाटर का कितना हमारा 10⁻⁷। तो यहाँ पे अब हमको हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन निकालना है, उसके बाद हम इसको डायरेक्ट pH में पुट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू देखो
10⁻⁻7 को हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 10⁻⁻1 प्लस 1, 10⁻⁻1 प्लस 1, तो ये हो गया हमारा 10⁻⁻7। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 10/1, ये हो गया हमारी 1.1। ठीक है, ये आ गई हमारी हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन। कितनी आई है? 1.1 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, ये होगी हमारी हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन। अब हम इसको डायरेक्ट पीएच में कैलकुलेट करेंगे। तो पीएच का फॉर्मूला क्या है हमारा? देखो, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन की वैल्यू क्या है हमारी, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ से हम डायरेक्टली पीएच को कैलकुलेट कर लेंगे। तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग, और हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन क्या दिया है यहाँ पे हमको? 1.1 और 1.1 इंटू 10⁻⁻7। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखो, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा हमारी? लॉग में आगे आ जाते हैं। तो पी एच इज इक्वल टू 7 माइनस 1.1 लॉग 1.1। तो पी एच इज इक्वल टू 7 इंटू जो लॉग 1.1 इसकी वैल्यू होती है हमारी 0.049, 0.049। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 0.04, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो पी एच की वैल्यू आएगी हमारी, पी एच इज इक्वल टू 6.96। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पीएच की वैल्यू? 6.96। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी पीएच दिया है उसमें से हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन निकालना है। उसके बाद उसको देखना है कि कितना डाइल्यूट किया है, उन दोनों को ऐड करना है। उसके बाद वहाँ से हमको हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन पता चल जाएगा। उसके बाद क्योंकि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में वाटर के मॉलिक्यूल भी होते हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल से भी हमको हाइड्रोजन आयन के कंसनट्रेशन को ऐड करना है। उसके बाद डायरेक्ट पीएच की वैल्यू, पीएच के फॉर्मूला में इसको पुट करना है और हमको पीएच की वैल्यू पता चल जाती है। ठीक है, आइए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड बिटवीन वाटर एंड बेंजीन द एक्सप्रेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के वुड बी। सी स्टैंड फॉर कंसनट्रेशन। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से है। इसमें क्या होता है, जब दो सॉल्वेंट होते हैं, जब हम उनमें दो सॉल्वेंट होते हैं वो मिक्स नहीं करते एक तो होता है हमारा पोलर प्रोटीन, एक होता है हमारा नॉन पोलर। तो जब उनको मिक्स करते हैं तो उसके बीच में हम जैसे हम सॉलिड को ऐड करेंगे, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? दोनों में मिक्स नहीं होती है। ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कर्व। तो हमको बताना है कि इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही है। तो इसके लिए जो हमको बताना है बेंजोइक एसिड बिटवीन वाटर एंड बेंजीन, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा राइट आंसर होता है इसके लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अब हम कल से डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को हम कल से डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।